स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 9th का चैप्टर चतुर्भुज है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, यानी बेसिक जानकारी लेंगे कि इस पे आकृतियाँ किस प्रकार से बनाई जाती हैं और इनको हम पहचानते कैसे हैं कि ये चतुर्भुज है, कि समलंब चतुर्भुज है, कि समांतर चतुर्भुज है, कि वर्ग है, कि त्रिभुज है ना, या मतलब उनके विषय में और गुण धर्म इनके यानी गुण क्या होते हैं, तो कैसे इनको पहचानते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारे, देखो ये 3 बिंदु हैं, ठीक है ना। 3 बिंदुओं से यदि बना यानी संरेख, क्या कहेंगे, संरेख, यानी इसको हम ऐसे मिला देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, एक संरेख बन जाता है। इसको कहते हैं रेखाखंड। क्या कहते हैं, रेखा खंड कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये आकृति है, इसको हम ऐसे मिला दें और फिर इसको ऐसे मिला दें, ठीक है ना। तो ये देखो संरेख पर, यानी संरेख पर ये आकृति बनी हुई है, आप इसको देख रहे हैं। तो ये हमारा क्या दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है। क्या है ये, त्रिभुज है, यानी ये क्या बन गया, हमारा त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब देखो इसी के बाद हमारे ये 4 पॉइंट दिए गए हैं ना, इन चारों पॉइंटों को यानी चारों बिंदुओं को हम मिलाते हैं आपस में, तो देखो क्या कौन सी आकृति बनती है, देखते हैं। और पटरी से मिलाना है, ठीक है ना, पटरी से ही मिलाना तो ज़्यादा सुंदर आकृति बनेगी। देखो ये कौन सी आकृति बन गई, ये बन गया आपका चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, चतुर्भुज कहलाता है। तो ये हमारा क्या बन गया, चतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। अब देखो यहाँ पर भी हम आकृति इस प्रकार से बनाते हैं। ये भी क्या है, हमारा चतुर्भुज ही है, जो इसके बारे में हम इस क्लास में 9th क्लास में नहीं पढ़ेंगे, आगे की कक्षाओं में हम पढ़ेंगे इसको। तो इसको भी क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहा जाता है, ठीक है ना। ये भी क्या है, चतुर्भुज है। तो अब चतुर्भुज की हम कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, जो किस प्रकार से हैं, हम देखते हैं। देखिए ये हमारा चतुर्भुज है ना, ये क्या है, चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं हम जान लेते हैं कि इनमें क्या क्या गुण होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, भुजाएं होती हैं। तो सबसे पहले चतुर्भुज की मतलब क्या आता है, इनकी 4 भुजाएं होती हैं, यानी इनकी 4 भुजाएं हों, यानी 4 भुजाओं से ये आकृति कोई बंद हो, यानी बंद 4 भुजाओं से बंद हुई आकृति को क्या कहते हैं, हम चतुर्भुज कहते हैं, यानी 4 भुजाओं से ये बंद हुई आकृति है। तो अब हम इसको, जैसे हम शीर्ष क्या समझते हैं, यानी शीर्ष क्या होते हैं, जो दो बिंदु परस्पर, यानी 2 भुजाओं के मध्य बिंदु जहाँ पर ये मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। तो ये हमारे दोनों, ये 2 भुजाएं इधर से और ये आई हैं, यहाँ पर मिली हैं, इसी को क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। तो देखो शीर्ष हमारे कितने होते हैं, 1 2 3 4, आप जानते हैं। तो शीर्ष क्या होंगे, 4 होंगे, ठीक है ना। हमारे शीर्ष कितने हैं, 4 हैं। और कौन कौन से शीर्ष हैं, ए है, ठीक है, बी है, और सी है, और डी है। हमारी भुजा शीर्ष कितने हैं, ए बी सी और डी, 4 हमारी भुजा इस पे शीर्ष हैं। और भुजाएं कितनी हैं, देखो ए बी भुजा हो गई, बी सी हो गई, और सी डी हो गई, और डी ए हो गई। हमारी भुजाएं भी कितनी हैं, 4 हैं, ठीक है ना। तो भुजाएं कितनी हैं, चतुर्भुज की 4 हैं, ए बी कामा बी सी कामा सी डी और कामा डी ए। देखो इस प्रकार से जैसे हम इधर से चले तो ऐसे ही हम क्रम से लिखते भी जाएंगे, ठीक है ना। यानी ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ठीक है ना, क्रम से ही लिखा जाएगा।
अब हम देखते हैं कोण कितने होते हैं। तो देखो कोण हमारे एंगल कितने बन रहे हैं, यानी एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना और एक ये बना, तो टोटल हमारे कोण भी कितने हो गए, 4 हो गए। कोण कितने हो गए, 4 कोण भी हो गए हमारे। तो यहाँ पर लिख दोगे कोण ए, कोण बी और कोण सी और कोण डी, ठीक है ना। कोण हमारे कितने हो गए, 4 हो गए, कोण भी 4 हो गए। अब देखते हैं विकर्ण कितने आते हैं। तो विकर्ण हमारे देखो, एक ये विकर्ण है यानी AC विकर्ण हो गया और एक BD विकर्ण हो गया, ठीक है ना। यानी दो शीर्षों के बीच से मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। यानी दो ये शीर्ष हैं, एक और इनके ये दो, यानी दो शीर्ष यानी सम्मुख शीर्ष, यानी आमने सामने दोनों शीर्ष है ना, इनको हमने मिलाया तो ये हमारा विकर्ण कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे डी भी हमने मिलाया तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। तो विकर्ण कितने होते हैं, तो 2 विकर्ण होते हैं हमारे। और ये इस पर हम बोलेंगे कि इस पर विकर्ण DB है, BD है और AC है, ठीक है ना। AC है या AC कह दो, पहले BD कह दो, ठीक है। और एक बात हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए, जो बेसिक बात है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमारा 360 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक है ना। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो इस प्रकार से आपने इस चतुर्भुज के बारे में बेसिक जानकारी हासिल की। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। अब हम देखते हैं चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देखते हैं, देखिए अब हम देखेंगे चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार किस प्रकार से होते हैं। तो हम चतुर्भुज के प्रकार देखते हैं। तो यानी पहला हमारा है चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की खासियत क्या है, यानी हम कैसे इसको पहचानेंगे, यानी दो सम्मुख भुजाएं, यानी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। समांतर का मतलब यदि दोनों भुजाएं आपस में आगे बढ़ती भी जाएं, कितनी भी बढ़ाई जाएं, मगर एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं, उसे ही हम क्या कहते हैं, समांतर रेखा या समांतर भुजा, ठीक है ना। तो यानी हम कहेंगे, यानी समलंब का मतलब ये समान लंब पर, यानी दूरी इनकी क्या होगी, समान होगी, यही इसीलिए कहा जाता है समलंब। समलंब का मतलब समान लंब पर, यानी समान दूरी पर यदि कोई भी चतुर्भुज बना है, 4 आकृतियां हैं, यानी 4 भुजाएं हैं और बंद आकृतियां हैं, तो अब उनको क्या कहेंगे हम, समलंब चतुर्भुज। तो इनके आमने सामने की जो दूरी होती है वो बराबर होती है और समांतर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि AB समांतर किसके है, CD के, ठीक है। AB क्या है, समांतर CD के है, तभी ये हमारा ये समलंब चतुर्भुज है। एक रेखा बड़ी है और एक छोटी है, इससे मतलब नहीं है, मगर ये समांतर हैं, यानी समान दूरी पर हैं और टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, यानी ऐसे तिरछा नहीं है, दोनों सीधी रेखाएं हैं एकदम। तो ये समांतर समलंब चतुर्भुज होगा, ठीक है ना, आप समझ गए। अब देखते हैं हम समांतर चतुर्भुज के। तो समांतर चतुर्भुज में कुछ खास गुण भी होते हैं, तो उनको भी हमने लिख दिया है और आगे भी जिनके समझ में आएंगे हम उनके गुण आपको बताते चले जाएंगे, ठीक है ना। एक्चुअली में चतुर्भुज 3 प्रकार के होते हैं। एक समलंब चतुर्भुज होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है, एक पतंग चतुर्भुज होता है। पतंग चतुर्भुज के भी बारे में हम बताएंगे आपको। फिर देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होगा कि इनके विकर्ण क्या होंगे, एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे और इनकी दूरियां क्या होंगी, बराबर
नहीं होंगी। ठीक है, विकर्ण इनके बराबर नहीं होते, यानी ये विकर्ण इसके बराबर हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। विकर्ण इनके एक दूसरे को समद्विभाजित जरूर करेंगे और इनके जो समांतर रेखाएं मतलब है यानी समान दूरी पर होंगी, यानी समांतर यानी समान अंतर होगा हर भुजा पर, उसे ही हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज। यानी हर भुजा पर इस पे समान अंतर होगा, यानी ये नहीं कि एक ऐसे तिरछा हो जाए एक ऐसे तिरछा हो जाए तो उसे हम समांतर चतुर्भुज नहीं कहा जाएगा। यानी ये समांतर चतुर्भुज है। यानी यहाँ पर देखो हल्की तिरछा इधर भी है तो इधर थोड़ी सी बड़ी हुई है, ये आगे आई है इसे थोड़ी सी इधर आगे गई है नहीं, यही तो हम इसको क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण भी हैं, यानी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, यानी आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, यानी पी क्यू समांतर होगा आर एस के, यानी हम कहेंगे पी क्यू समांतर होगा एस आर के, और एस पी समांतर होगा क्यू आर के। ठीक है, यानी यदि दोनों ये रेखाएं आगे कितनी भी बढ़ाई जाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो ये हमने इस तरीके से समझा, दोनों भुजाएं ही समांतर होंगी। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, यानी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। अब यहाँ पर देखते हैं लिखे हैं गुण हमने, यानी सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, सम्मुख भुजा बराबर होगी, यानी सम्मुख भुजा भी बराबर होगी। ये मान लो 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, और ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी और सम्मुख कोण बराबर होंगे। सम्मुख कोण का मतलब यानी कोण Q कोण S के बराबर होगा, कोण P कोण R के बराबर होगा, यानी सम्मुख कोण ये बराबर होगा, ये सम्मुख कोण इसके बराबर होगा, यानी सामने का कोण क्या होगा, बराबर होते हैं। ठीक है, अब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी समद्विभाजित यानी समान दूरी पर क्या करते हैं, इनको बांटते हैं, यानी या टोटल यानी ये 4 है, यानी टोटल हमारी कह दी जाए कि पी आर बराबर 4 है, तो यानी हम पी क्यू यानी पी ओ कितनी हो जाएगी, पी ओ प्लस ओ आर बराबर 4 हो जाएगी, और पी ओ बराबर किसके होगा, ओ आर के। ठीक है ना, पी ओ बराबर होगा ओ आर के, तो यानी हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, यानी इसका मान 2 ही आएगा, यानी 2 इसका आ जाएगा 2 इसका आ जाएगा, तो यानी समद्विभाजित यानी समान भाग में बांटती, इसी प्रकार से इसको भी समान भाग में बांटेगी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब हम पतंग की बात करते हैं, तो पतंग में क्या होता है, इनमें सम्मुख यानी ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। मान लो जैसे ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर की होगी। तो इसी प्रकार से 2 भुजा समान होंगी और नीचे की भी 2 भुजाएं समान होंगी, तो ऐसे चतुर्भुज को हम पतंग चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है ना, तो आपने इसको आकृति भी समझ लिया। ये हमारे थे उपचतुर्भुज टोटल 3 प्रकार के। अब हम समांतर चतुर्भुज की श्रेणी में देखते हैं कौन कौन से रखते हैं। एक आयत है हमारा, एक समांतर समचतुर्भुज है और एक वर्ग है। ठीक है ना, अब ये समांतर चतुर्भुज के आयत में सब अधिकतर यानी सब गुण आयत में मिलते हैं। ठीक है ना, यानी समांतर चतुर्भुज के जितने भी गुण होंगे उस आयत में मिलेंगे, और समचतुर्भुज में भी मिलेंगे समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण। ठीक है ना, अब सबसे पहले करते हैं, यानी आयत में क्या होगा, आयत का मतलब क्या होता है कि उनके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो हम तभी उसको क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। और इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। क्या होता है, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, और आमने सामने की भुजाएं हमारी बराबर होती हैं। ठीक है ना, तभी हम इसको पहचानते हैं कि आयत है। और यहाँ पर वही पूरी विशेषता, जितने सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, सम्मुख भुजा बराबर होगी, सम्मुख कोण बराबर होंगे, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी यहाँ टोटल यही पर मेथड पूरा समांतर चतुर्भुज का रहेगा। मगर कुछ खास बातें होंगी, यहाँ पर हम कहेंगे
यानी पहला पॉइंट यहाँ पर हम दे देते हैं कि आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। इसमें कुछ खास बात होती है, यहाँ हम लिख देंगे आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है ना, यहाँ पर आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। और दूसरी बात क्या होती है कि इनके विकर्ण क्या होते हैं, इनके विकर्ण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, विकर्ण हमारे बराबर होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है ना, आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AC बराबर क्या हो जाएगा, BD। ठीक है ना, AC बराबर हमारा क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम आयत के बारे में बात कर लिया। अब हम आते हैं समचतुर्भुज के बारे में। ठीक है ना, समचतुर्भुज का मतलब यह है, समचतुर्भुज यानी समान भुजाएं। इसके खाली हर जो पॉइंट है यानी समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इनके नाम से भी ये गुण ऑटोमेटिक बता देते हैं। यानी इनका नाम हम कायदे से पढ़ लें तो इनके गुण सब उभर के आ जाते हैं। यानी समांतर चतुर्भुज यानी समान अंतर, यानी हर भुजाओं में समान अंतर हो, है ना। आयत थोड़ा डिफरेंट है, तो आयत का मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग क्या होता है, वर्ग में हमारी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समान अंतर में भुजा यानी समपूरी यानी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग होता एक्चुअली में वर्गित के ही तरीके हैं, मगर इसके कोण क्या होते हैं, प्रत्येक 90 अंश के नहीं होते, इनके कोण निर्धारित नहीं होते। इस वजह से इसको समचतुर्भुज कहा जाता है। और इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ठीक है ना, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होगी, मगर कोण इसके बराबर नहीं होते। और कोण बराबर नहीं होते और इनके विकर्ण भी बराबर नहीं होते, इसलिए इनको समचतुर्भुज का नाम दिया गया है। तो समचतुर्भुज के कुछ खास पॉइंट भी हम जान लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं हमारी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी यहाँ पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी 90 अंश का एंगल बनाते हुए समद्विभाजित करते हैं। यानी देखो यहाँ पर समकोण यानी सीधा है, यहाँ पर पूरा क्या होगा, 90 अंश का ट्रायंगल बनेगा। ये भी 90 अंश का ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पर भी 90 अंश का ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पर भी 90 अंश का ट्रायंगल बनेगा। तो यानी यहाँ पर क्या कहते हैं, समकोण समद्विभाजित किस आधार पर करते हैं, यानी 90 अंश का कोण बनाते हुए उसको समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर भी हम यही बात लिख देंगे कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर भी इसका पूरी परिभाषा समकोण का भी बता दिया। ठीक है ना, तो इसका हमने एंगल नहीं लिया तो एंगल लिख देते हैं। यहाँ पर हम D लिख दें और यहाँ E लिख दें और यहाँ F लिख दें और यहाँ G लिख दें। ठीक है ना, और ये O हमारा केंद्र हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर नाम भी दिए जाते हैं, बिना नाम के चतुर्भुज में आपको ये आकृति में नाम तो देना ही होगा, है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि वर्ग में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के भी गुण
और समचतुर्भुज के भी गुण और आयत के भी गुण, यहाँ पर तीनों के गुण यहाँ पर आ जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। और इसकी वर्ग की कुछ अपनी अलग भी पहचान होती है, ऐसा नहीं है कि ये पूरे इन्हीं के गुण लेके बैठा है, ऐसा नहीं है, इसका स्वयं का भी अपना अलग गुण है। तो वो भी गुण हम देख लेते हैं कि स्वयं के इसके क्या गुण होते हैं। तो स्वयं के गुण ये होते हैं कि इनका प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रत्येक वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है ना। वर्ग की चारों भुजाएं हमारी बराबर होती हैं। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या आता है कि यहाँ पर वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है ना। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है ना, होता है। और तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है ना। यानी देखो, अब इससे आपको ये साफ साफ पता चल रहा है कि देखो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ पर समचतुर्भुज की चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो इसका भी गुण इस पे मिला। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ये बात आपको आयत से इसको मिली, यानी आयत में भी तो प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो यहाँ पर ये बात मिल गई। और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे कि आयत के क्या होगा, यानी यहाँ समचतुर्भुज से भी यही बात हमको मिली कि समचतुर्भुज में भी तो विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो यानी हमको समचतुर्भुज से भी बात मिली कि ये आयत के गुण हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर गुण बराबर यानी सम्मुख भुजा बराबर होती हैं, तो यहाँ पर देखो बराबर भुजाएं भी इसकी चारों भुजाएं हैं, बराबर है, यानी या समांतर चतुर्भुज के भी कुछ गुण हैं इस पे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने पूरे चतुर्भुज की जानकारी ले ली कि कौन सा चतुर्भुज में क्या क्या गुण होते हैं, किस प्रकार से हम इसको पहचानते हैं, क्या इनके गुण होते हैं, कोण में क्या विशेषताएं होती हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं, और यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और आज बात ये भी बता दें कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो ये चतुर्भुज के जो प्रमेय हैं 8.1 8.2 यानी अतिरिक्त जो प्रमेय हैं पहले हम उनको पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्लास के यानी जो सवाल हैं 8.1 के उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रमेय पढ़ना बहुत ही अति आवश्यक होता है, क्योंकि प्रमेय से ही हमको पूरी जानकारी मिलती है कि प्रमेय के माध्यम से कैसे हम समचतुर्भुज को हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।